स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए संविधान की विशेषता वाले टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। और ये चैप्टर स्पेशल अगर पेट एग्जाम की बातचीत किया जाए, संविधान वाले पोर्शन में स्पेशल लिखा है संविधान की विशेषता, और उसी संविधान वाले पोर्शन की एक टॉपिक पे मैं बातचीत आपसे करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ आप लगे रहिएगा और पूरी बातों को पूरी गहनता के साथ संविधान की पूरी विशेषताओं को एक एक पहलुओं को तोड़ तोड़ के मैं बताने वाला हूं। इन सारी मुद्दों को बिल्कुल गहनता के साथ आप पढ़ते हुए चलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग की जरूरत है, ताकि हम आप लोगों के साथ और सहयोग भरी उम्मीद भरी बुनियादी पे निरंतर प्रयास करता रहूं और आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। तो आइए हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए। आज का जो हम लोगों का टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो करते हैं हम उन समस्त मुद्दों पे बातचीत जो परीक्षा के नजर से काफी लाभदायक साबित होने वाला है। तो देखते हैं क्या है मेरे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं में अगर पहली विशेषता हम लोग देखते हैं अपने भारत देश के संविधान की विशेषताओं की, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है वो है देश का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान के रूप में है। अगर हम लोग दुनिया के संविधान को एक साथ देखते हैं, अगर हम लोग दुनिया के संविधान को एक साथ करते हैं तो हम लोगों को क्या दिखेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया विश्व का संविधान, विश्व का संविधान, दुनिया के संविधान को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो दो रूपों में हम लोगों को दिखाई देता है। लिखित एक संविधान जो होता है वो या तो लिखित संविधान होगा, या तो लिखित संविधान होगा, या तो उस देश का संविधान अलिखित संविधान होगा, अलिखित संविधान होगा। अगर हम बात करते हैं लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान को लागू करने वाला दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में जो दिखाई देता है वो है यूएसए का संविधान, वो है यूएसए का संविधान। और अगर अलिखित संविधान को देखें हम लोग, तो हम लोगों के समक्ष क्या दिखाई देता है, अलिखित संविधान के रूप में सबसे लाजवाब उदाहरण हम लोगों को ब्रिटेन का संविधान दिखाई देता है। बात करते हैं हम भारतीय संविधान को, तो भारत का भी संविधान जो है वो लिखित संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। अब ये लिखित संविधान तो भारत देश का है, लेकिन भारत का संविधान विश्व के संविधान से सबसे बड़ा लंबा संविधान के रूप में कैसे साबित होता है, जरा उसको देखते हैं। तो जरा याद करिए आप, एक दिन 26 नवंबर 1949 के दिन को जरा आप याद करें। जब हमने संविधान निर्माण चैप्टर पढ़ाया था तो वहां आपको बताया हूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से बना करके तैयार कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। जब हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था तो वहां क्या क्या चीजें थी जरा देखिएगा। अनुच्छेद जो थे 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। जब देश का तैयार हुआ संविधान था तो उस समय 22 भाग थे, 22 जो थे भाग थे। और अगर बात करेंगे तो 8 जो थी वो अनुसूचियां थी, 8 जो थी वो थी अनुसूचियां। लेकिन अगर वर्तमान में देखते हैं हम, वर्तमान परिस्थिति को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वर्तमान में अनुच्छेद लगभग 470 प्लस हो चुके हैं। 22 भाग जो है ये इस समय 25 भाग हो चुके हैं। तो 3 भाग इसमें कौन कौन बढ़ा है, 3 भाग इसमें कौन कौन बढ़ा है जरा उसको देख लीजिएगा। जो यहाँ 3 भाग बढ़ रहा है, एक भाग जो बढ़ा है वो 42वें संविधान संशोधन को याद करिए। उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने भाग 4 को बढ़ाया था, भाग 4 में संशोधन किया और 4 को डाला गया था, जो 4 में हम लोगों का मूल कर्तव्य का उल्लेख है। फिर अगर दूसरा भाग इसमें देखें 22 से 25 होने में जो दूसरा भाग बढ़ा है वो भाग 9 में संशोधन किया गया है, और भाग 9 में संशोधन करके 9 का खंड क और 9 का खंड ख को तैयार किया गया है।
9 का खंड क जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को संदर्भित करता है, यानी कि 73वें संशोधन की बात करता है। और ख को अगर देखा जाए तो ये 74वें संशोधन की बात करता है। और तीसरा जो भाग यहाँ बढ़ा हुआ है वो तीसरे भाग को अगर हम लोग देखते हैं तो वो है भाग 14, वो है भाग 14 जिसमें संशोधन करके 14 क को लाया गया। और ये 14 क का जो संशोधन हुआ था ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ था भाई, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 323 में किया गया था। और 323 में 323 क और 323 ख जोड़ा गया। इस सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि देश के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। 323 में जो बातें थी, जो बातें हैं संशोधन जो की गई वो ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड है, यानी कि अधिकरण से रिलेटेड है। जो हम लोग कैट और सैट पढ़ेंगे आगे चल के, कैट सैट के बारे में पढ़ेंगे, वो इसी अनुच्छेद से ताल्लुकात रखता है। इन बातों को मैं आपको बताऊंगा। और अगर अनुसूचियों की बात करें तो ये भी बढ़ा हुआ है, ये अनुसूची हो गया है इस समय, वर्तमान समय देखा जाए तो 12 हो गया है। तो 8 से 12 हुआ तो 4 कब बढ़े, वैसे मैंने अनुसूची पढ़ाते समय आपको बता दिया हूँ। एक 9वीं अनुसूची बढ़ा है, एक 10वीं अनुसूची बढ़ा है, एक 11वीं बढ़ा है और एक 12वीं बढ़ा है। 9वीं अनुसूची जो बढ़ा है ये पहला संविधान संशोधन 1951 में बढ़ाया गया। और मैंने अनुसूची पढ़ाते समय आपको बताया है भूमि सुधार मुद्दा से ताल्लुकात रखता है। 10वीं अनुसूची जो है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जो दल बदल से ताल्लुकात रखता है। और 11वीं अनुसूची को अगर देखा जाए तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से ताल्लुकात रखता है, जो पंचायती राज व्यवस्था से है। और अगर 12वीं अनुसूची को देखा जाए तो ये 74वां संशोधन 1992 की घटना है, जो नगर निकाय से संबंधित है, जो नगर पालिका से संबंधित है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश के संविधान की पहली विशेषता मैं आपको बता दिया कि देश का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। मैंने आपको लिखित संविधान और लंबा कैसे है आप देख सकते हैं, इतनी सारी बातें थी और दिन प्रतिदिन ये बातें बढ़ती हुई चली जा रही। अब मैं आपसे बातचीत करने चल रहा हूँ अनेक देशों के संविधान के स्रोत से विहित है। तो जरा इसको आप देख लीजिएगा, इसको अगर हम लोगों को देखना है तो इसको जरा समझते चलिएगा, यही मैं बता देता हूँ। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ दूसरा अनेक देशों के संविधान के स्रोत विहित जो लिखा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के संविधान की जो दूसरी विशेषता झलक रही है वो दूसरी विशेषता यह है कि मेरे देश के संविधान को बनाने के लिए कई देशों के संविधान को अध्ययन किया गया, खंगाला गया, पढ़ा गया, समझा गया और अच्छी अच्छी बातों को जो मेरे देश के सर्वांगीण विकास को कर पावे, जो मेरे राष्ट्र में उपस्थित नागरिकों को, जो राष्ट्र में उपस्थित व्यक्तियों को अधिकार दे पावे, उनको सही से जीवन यापन करने के तौर तरीके को सिखा पावे, शासन सत्ता को सही ढंग से संचालित कर पावे, ऐसे तमाम तत्वों को हम लोग कुछ विदेशी राष्ट्रों से लेकर के आए हैं, जो मेरे देश के संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता बन जाता है। तो इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। पॉलिटी के चैप्टर में जाइएगा, प्लेलिस्ट के वीडियो में पॉलिटी वाले चैप्टर पे जाइएगा, पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में, और वहां आपको सारी मुद्दे आपको मिलती हुई मिलेंगे। यहाँ मैं सिर्फ विशेषता यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनेक देशों के संविधान के स्रोत विहित जो लिखा हुआ है, यानी कि कई देश के संविधान से कई सारी चीज लिखे गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट की अगर बात किया जाए तो यूएसए के संविधान ने दिया है। उद्देशिका हम लोग जो पढ़ते हैं, उद्देशिका जो पढ़ते हैं, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की विचार, तो जो उद्देशिका की विचार है यूएसए के संविधान ने दिया। उद्देशिका की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान ने दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग पढ़ते हैं, आयरलैंड के संविधान ने दिया। विधि के समक्ष समता हम लोग पढ़ते हैं, ब्रिटेन के संविधान ने दिया। विधियों के समक्ष समान संरक्षण पढ़ते हैं, अमेरिका के संविधान ने दिया। आपातकाल पढ़ते हैं हम लोग, जो आपातकाल हम लोगों को जर्मनी के संविधान ने दिया। संविधान संशोधन हम लोग पढ़ते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने दिया। हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं, जो रूस के संविधान ने दिया। ऐसे तमाम सारे तत्वों को हम भारत देश के संविधान में समाहित किए हैं। तो ये है हमारे देश की दूसरी विशेषता। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ देश की संविधान की तीसरी विशेषता।
नम्यता और अनम्यता का क्या है मतलब, जरा इसको समझते हुए चलिएगा। क्या है नम्यता और अनम्यता का मतलब? तो नम्यता और अनम्यता के एक सीधा सीधा मतलब समझिएगा, एक सीधा सीधा मतलब समझिएगा। नम्यता मैं यहाँ लिख देता हूँ, नम्यता आबलिक अनम्यता, नम्यता आबलिक अनम्यता। नम्यता का मतलब होता है यानी कि लचीला, लचीला, और अनम्यता का मतलब होता है यानी कि कठोर, यानी लचीला न हो, कठोर। ठीक, तो देश के संविधान को अगर देखा जाए नम्यता और अनम्यता के आधार पे, तो हमारे देश के संविधान में क्या ऐसे तत्व हैं? मेरे देश का संविधान कठोर है कि लचीला है कि दोनों का समन्वय है कि बहुत लचीला है बहुत कठोर है, क्या है जरा उसको देखते हैं हम लोग। तो लचीला और कठोर किसी देश का संविधान है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस देश के संविधान में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रियाएं जो चलती हैं वो प्रक्रियाएं आसान तरीके से चल रही हैं कि कठोर तरीके से चल रही हैं। अगर बड़े आसानी से किसी देश के संविधान में फेरबदल कर देते हैं आप संशोधन करके, तो ऐसा माना जाता है कि वो देश का संविधान लचीला संविधान है। और अगर किसी देश के संविधान में परिवर्तन करने के लिए बहुत विशेष और बहुत ही टफ तरीके से, बहुत ही मुश्किल से परिवर्तन किया जाएगा या संशोधन किया जाएगा, तो माना जाएगा ये देश का संविधान बड़ा कठोर संविधान है। तो जरा इस मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। नम्यता और अनम्यता को लेकर के अगर हम लोग बातचीत करते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं लचीला और यहाँ लिख लेते हैं कठोर। इन दो मुद्दों पे अगर लचीला संविधान की हम बात करें तो विश्व में सबसे बढ़िया इसका उदाहरण जो है वो, विश्व में सबसे बढ़िया इसका उदाहरण ब्रिटेन दिखता है, ब्रिटेन दिखता है। और अगर हम कठोर संविधान की बात करें, कठोर संविधान की बात करें, तो विश्व में सबसे बढ़िया उदाहरण जो दिखता है वो यूएसए दिखता है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी संविधान से रिलेटेड ताल्लुकात रखता है। ऐसे तमाम देश दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेरे भारत देश का संविधान क्या है, कठोर है, बहुत कठोर है या बहुत मुलायम है? तो याद रखिएगा, अभी अभी हमने बताया कठोर और मुलायम इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के संविधान में परिवर्तन करने के लिए संशोधन कैसे हो रहे हैं। टफ संशोधन होंगे संविधान कठोर होगा, आसान तरीके से संशोधन होंगे तो सिंपल सी बात है संविधान मुलायम होगा यानी कि नम्य होगा, लचीला होगा। तो मैं देखता हूं अपने देश के संविधान की संशोधन व्यवस्था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये मुख्य रूप से दो तरह के संशोधन प्रक्रिया की बात करता है, लेकिन हम लोग तीनों प्रक्रियाओं पे बातचीत करते हैं। एक चलता है साधारण बहुमत से, एक चलता है साधारण बहुमत से संशोधन होता है। ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है। मैं चैप्टर लेके आऊंगा तो वहां बताऊंगा, यहाँ बस मैं प्रूव कर रहा हूं आपको कि कैसे नम्य है कैसे कठोर है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। और तीसरा जो होता है वो होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, बहुमत प्लस 50% या इससे ज्यादा राज्यों का समर्थन, राज्यों का समर्थन या विधायिकाओं का समर्थन। तो जरा इस बात को समझिएगा, जरा इस बात को समझिएगा। मेरे देश के संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन होता है और विशेष बहुमत से भी संशोधन किया जाता है, जहां उपस्थित और मतदान देने वाले, जहां उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन कर दिया जाता है। ये संशोधन विशेष बहुमत कहलाते हैं, यानी संसद के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पे संशोधन किया जाता है। इसलिए इस संशोधन के होने के नाते हम अपने देश के संविधान को कहते हैं कि मेरे भारत के देश का संविधान लचीला संविधान है, क्योंकि ये आसान प्रक्रिया। और विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का समर्थन का मतलब ये हुआ विशेष बहुमत यानी कि ये पूरा यही प्रक्रिया चलेगा, यानी कि 2/3 उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, बहुमत के साथ साथ
50% विधायिकाओं का समर्थन चाहिए। 50% या इससे ज्यादा विधायिकाओं का समर्थन चाहिए, यानी कि राज्य सरकारों का सहमति चाहिए। इसलिए ये वाली प्रक्रिया को फॉलो करने में बहुत टफ हो जाता है। जैसे हमें न्यायालय से संबंधित संशोधन करना है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय, तो हमें इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अगर हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संशोधन करना है तो हमें इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, और ये प्रक्रिया बहुत कठोर माना जाता है, यानी कि ये प्रक्रिया हमको बहुत कठोर दिखाई देता है। आपसे अगर कहें कि बताओ भैया भारत का संविधान क्या है, कठोर है कि मुलायम है, तो आप प्यार से कहिएगा मुलायम और कठोर, यानी कि लचीला और कठोर दोनों का समन्वय है, दोनों का समन्वय है। भारत का संविधान कैसा है, कहिएगा कठोर भी है और मुलायम लचीला भी है, यानी कि दोनों का समन्वय है। अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए इसकी चौथी विशेषता। इतनी बातों का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट अपने समझने के लिए। साधारण बहुमत को जरा देख लीजिएगा। साधारण बहुमत मैंने नहीं बताया, इसमें बस उपस्थित और पूरे सदस्य संख्या का 50+1% देखा जाता है, यानी आधा से अधिक हो वो साधारण होता है। और ये तीनों बातें तीनों ये याद रखेगा, ये 368 में इसको समाहित नहीं किया जाता, यही दो इसके अभिन्न अंग माने जाते हैं, इस बात को जरा याद रखिएगा। और ये स्पेशल मैं चैप्टर पढ़ाने के लिए आऊंगा तो आपको बताऊंगा, अभी मैं विशेषता बता रहा हूँ, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग चौथा देखते हैं। इसमें चौथा जो हम लोगों का है वो है सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप का यहाँ क्या मतलब, तो दुनिया के संविधान को अगर हम खोलते हैं, दुनिया के संविधान को अगर खोलते हैं तो जो संविधान है पूरे विश्व के संविधान का जो स्वरूप हम लोगों को दिखता है वो दो प्रकार से हम लोगों को दिखता है। एक दुनिया के संविधान का स्वरूप जो मिलता है वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अगर हम शासन प्रणाली को दुनिया के संविधान का खोलते हैं, शासन व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाता है, तो दो रूप से पूरे विश्व का संविधान हमको दिखाई देता है। एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा जो मिलता है वो है संसदात्मक शासन प्रणाली। जरा समझिएगा क्या है प्रेसिडेंटियल सिस्टम और क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंटियल सिस्टम का सबसे बढ़िया उदाहरण देश जो माना जाता है वो देश है यूएसए, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बढ़िया देश जो उदाहरण माना जाता है वो है ब्रिटेन। अगर हम बात करें कि भारत का संविधान किसमें है, भारत का संविधान किससे है समताल्लुकात रखता है, तो याद रखिएगा हम लोग राजशाही सत्ता की तरफ नहीं चलते हैं, हम लोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य की तरफ चलते हैं। इसलिए भारत का संविधान यहाँ नहीं है। भारत का संविधान जो है वो भारत का संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली को पालन करता है। अब जरा समझिएगा क्या है संसदात्मक शासन प्रणाली, क्या है संसदात्मक शासन प्रणाली। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में जो मुख्य बात है वो है संसद की कहानी, यानी कि संसद की बात हमने आपको पूरा डिटेल में क्लास बता चुका है। बस इसमें तीन बातें आती है। संसद जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है, और इसके तीन अभिन्न अंग माने जाते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा जो है वो राज्यसभा, और तीसरा जो है वो लोकसभा है। जो राष्ट्रपति है संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है, जो राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है, और जो लोकसभा है संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा बनाया गया कोई भी विधेयक कानून का रूप तभी लेता है जब उस विधेयक पे कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति अपना मोहर मारता है। ये दोनों का काम क्या है, कानून का खाका तैयार करना, देश में कानून को लागू करना है। तो ये दोनों देश के लिए कानून का खाका तैयार करते हैं, और ये क्या करता है, उस खाके पे मोहर मारता है, तो वो खाका पूरे देश के लिए कानून बन के काम करता है। इसीलिए ये कार्यपालिका का आदमी होता है, फिर भी इस कार्यपालिका के आदमी को हम विधायिका का सदस्य बना दिए हैं, इसलिए क्योंकि विधायिका के काम को तभी माना जाता है जब कार्यपालिका का प्रमुख अपना सहमति देता है।
तो आप सरकार का संसदीय रूप को यहाँ याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, संविधान की ये अगली विशेषता है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या है मतलब। संविधान की जो अगली विशेषता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं अगली बात, देखते हैं वो क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आइए, हमने आपको बताया भी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आसानी से आपको पढ़ाया है, और मैं फिर करता हूं आपसे उन मुद्दों पे दोबारा करता हूं एक बार बात। अगर यहाँ शीर्ष शिखर पे देखा जाए तो देश में है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे देश में इसके नीचे काम करता है उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय। और नीचे अगर देखा जाए एकदम तो है अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट यही हम लोगों को मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसको देखते हैं, इसका उल्लेख हम लोगों को मिल जाएगा 124 याद रखिएगा, 214 याद रखिएगा और 233 याद रखिएगा। वैसे मैं आपको पूरी बातें पढ़ाया भी हूँ। तो मेरे देश के जो संविधान की अगली विशेषता है वो एकीकृत और स्वतंत्र, ये दो बात लिखा हूं, न्यायपालिका। देखिए एकीकृत है यानी कि यहाँ किसी राज्य के लिए हमारा न्यायालय नहीं है, किसी देश के लिए न्यायालय नहीं, किसी के लिए न्यायालय नहीं है। न्यायालय को हम एकीकृत रूप से बस ऐसे देख रहे हैं, एकीकृत रूप से देख रहे हैं। या नीचे से ऊपर चलिए आप, या ऊपर से नीचे आइए। न्यायालय की एक प्रक्रिया चलेगी हमको, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए। इनकी एकीकृत रूप से है और ये स्वतंत्र है, किसी के अंडर नहीं है। और आप हमारे पढ़ाए हुए डीपीएसपी टॉपिक पे जाइएगा, स्पेशल में आपको अनुच्छेद 50 के बारे में बताया है, जहाँ सीधे सीधे लिखा था कि कार्यपालिका को विधायिका से क्या किया गया है, सॉरी न्यायपालिका से क्या किया गया है, न्यायपालिका से क्या किया गया है, स्वतंत्र किया गया, अलग किया गया है। यानी कि हमारे देश की न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग है। ऐसा भी व्यवस्था हमारे देश के संविधान के डीपीएसपी के अनुच्छेद 50 में ऑलरेडी कर दिया गया है। फिर मैं आपको अगला बताता हूँ, अगली विशेषता हमारे देश के संविधान की जो है वो ये तीनों बातों को एक साथ आपको बता देता हूँ। मौलिक अधिकार डीपीएसपी यानी कि एफआर है, ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये फंडामेंटल ड्यूटी है। यहाँ एक चीज मैं नहीं लिखा हूँ, आप लिख लीजिएगा। यहाँ बीच में एक और चीज लिख लीजिएगा, यहाँ छठे नंबर पे उसको बना लीजिएगा, वो बना लीजिएगा नागरिकता, और ये भी एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता बना लीजिएगा। मैं सारी बातों को एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, सारी बातों को एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं संविधान की अगली विशेषता को, संविधान की अगली विशेषता को हम लोग देखते हैं, और वो है हमारे देश के संविधान की अगली विशेषता, वो है एकहरी नागरिकता, वो है एकहरी नागरिकता, नागरिकता। तो क्या है एकहरी नागरिकता? विश्व का जो संविधान है ना भाई, वो दो स्तर पे है। अगर विश्व के संविधान को देखेंगे, संविधान को हम हर जगह जो संविधान 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 कर रहे हैं वैश्विक धरातल से, ये दो रूपों में दिखेगा। एक दिखता है दोहरी नागरिकता, एक दोहरी नागरिकता, और एक दिखता है एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता किसमें आता है मैं आपको फिर बता रहा हूं। एक चैप्टर पढ़ाया हूं आपको, यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। जरा उस वीडियो को खोल के एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बहुत चर्चा कर ही देता हूँ। मैं फेडरल सिस्टम पढ़ाया हूँ, फेडरल सिस्टम बताया हूँ यानी कि संघात्मक व्यवस्था के बारे में, और यूनिटरी सिस्टम बताया हूँ एकात्मक व्यवस्था के बारे में। फेडरल सिस्टम जो होता है, जो संघात्मक व्यवस्था होता है, जो संघात्मक व्यवस्था होता है, जो संघात्मक होता है फेडरल सिस्टम यानी कि संघात्मक व्यवस्था, और जो यूनिटरी सिस्टम होता है, यूनिटरी यानी कि एकात्मक व्यवस्था।
इस सारे के अपना अपना मैं मतलब बताते गया हूँ। तो संघात्मक में मैं बताया हूँ कि यहाँ दोहरी नागरिकता आता है, और एकात्मक में मैं बताया हूँ एकहरी नागरिकता आता है। दोहरी नागरिकता एकहरी नागरिकता का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए ये देश है और ये मान लीजिए इसके अंडर में ये सब राज्य हैं, ये मान लीजिए ये देश है और इसके अंडर में ये सब राज्य हैं, यहाँ राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, ये सब राज्य है। तो बात समझिएगा, जरा बात समझिएगा। और ये क्या है, ये देश है। तो देश क्या करता है, अपना एक अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र लोगों को देगा, और राज्य क्या करेगा, ये भी नागरिकता देगा, ये भी नागरिकता देगा। यानी देश का एक आदमी जो होगा उसको दो जगह से नागरिकता मिलेगा। एक देश की सरकार यानी कि केंद्र सरकार देगी, एक राज्य की सरकार यानी राज्य सरकार देगी। इस व्यवस्था को कहा जाता है दोहरी नागरिकता, जो फेडरल सिस्टम के तहत आता है। मैं इसको आप बहुत ही विधिवत से आपको पढ़ाया हूँ। और दूसरी नागरिकता जो होता है, मान लीजिए यहाँ देश है और इसके अंडर में इसके अंडर में ये सब राज्य हैं, ये सब मान लीजिए राज्य हैं, छोटे छोटे ये सब राज्य हैं, ये राज्य हैं। तो और ये देश है। तो ये देश जो होगा यही एक नागरिकता देगा अपने लोगों को, यही नागरिकता देगा। ये नागरिकता देने का अधिकार नहीं रखेगा, इसी के द्वारा दिया हुआ नागरिकता इनको मानना पड़ेगा। इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको एकहरी नागरिकता कही जाती है। तो ये बताइए, भारत देश में दोहरी नागरिकता है कि एकहरी नागरिकता है? भारत देश में जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है वो दो गो मिलता है कि एक गो मिलता है? एक मिलता है, वो भी केंद्र सरकार देता है। राज्य सरकार को देने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है हमारे देश के संविधान में। ये मेरे देश के संविधान की एक और विशेषता है एकहरी नागरिकता का। फिर मैं बताने चल रहा हूँ आपको देश के संविधान की अगली विशेषता, वो है एफआर फंडामेंटल राइट, वो है एफआर फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार चैप्टर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ मैं विशेषता से संबंधित बातों को बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट की अगर बात किया जाए तो मेरे देश के संविधान में देखा जाए मौलिक अधिकार जो रखे गए हैं वो नकारात्मक पहलू में रखे गए हैं, सकारात्मक नहीं है। यानी कि जितनी सारी बातें कही गई हैं, देखिए कितनी अच्छी मेरे देश के संविधान में उपलब्ध की गई मौलिक अधिकार हैं। नकारात्मक है, भारत सरकार ये कही है। इस फंडामेंटल राइट का उल्लेख जो है वो भाग 3 हमने पढ़ाया था आपको। और अगर अनुच्छेदों में बात करें तो 12 से लेकर 35 के बीच में मैंने आपको बताया था। अगर भाग 3 एवं 12 से 35 के बीच में सरकार कोई भी गलत काम करती है, जो उसका उल्लंघन कर देता है सरकार का काम, या कोई संस्था संगठन कोई काम करती है जो भाग 3 और 12 से 35 का उल्लंघन कर देता है, तो ऐसे समस्त कानून को सुप्रीम कोर्ट अवरुद्ध घोषित करने की ताकत रखता है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द घोषित करने की ताकत रखता है। क्यों रखता है भाई? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो नकारात्मक है। कहा गया है कि सरकार जो है वो मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती है, किसी कीमत पे नहीं बना सकती है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। हाँ, अगर राष्ट्र की परिस्थिति जन कोई ऐसी अगर चीजें दिखाई देती हैं जो हमारी संप्रभुता, एकता, अखंडता को अगर बाधित करने में आएंगे तो उन मुद्दों पे तो कोई नहीं समझौता कर सकता है, लेकिन उस तरह से सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। इसका उल्लेख 12 से 35 में मैंने इसके बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें समता का अधिकार है। फिर मैंने बताया है स्वतंत्रता का भी अधिकार हमारे देश के संविधान ने दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है। फिर मैंने आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया। सब विशेषताओं का ही तो अंग क्या चाहिए हम लोगों को। फिर उसके बाद देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर देखा जाए तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, शिक्षा संबंधित अधिकार दिया गया है। और अगला देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इतनी सारी बातें हमारे देश के संविधान के मौलिक अधिकारों में उपबंधित हैं, जो देश के लोगों को हित के लिए काम करते हैं।
समता के अधिकार को देखा जाए तो यह है हमारे 14 से 18 के बीच में, इसको देखा जाए तो 19 से 22 है, इसको देखा जाए तो 23 से 24 है, इसको देखा जाए तो 25 से 28 है, 25 से 28 है। इसको अगर देखा जाए तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 28, यहाँ 28 कर लीजिएगा, 28 है, 29 से 30 है और 31 को हटा ही दिया गया है। मैंने पढ़ाते समय आपको बताया है, जो 31 अनुच्छेद था इसको हटा दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, और हटा करके अनुच्छेद 300 के खंड क के तहत कानूनी दर्जा दे दिया गया है। इस सारी बात मैं आपको बता दिया हूँ। और इसकी अगर बातचीत किया जाए तो 31 यही हो गया, 30 के बाद 31 आ गया, और इसको 32 से 35 तक समझ लीजिएगा। तो ये है मेरे देश के संविधान की एक अगली विशेषता, मौलिक अधिकार की एक अगली विशेषता। फिर हम लोग यही देख लेते हैं डीपीएसपी की। डीपीएसपी यहाँ जो नकारात्मक लिखा हूँ, डीपीएसपी यहाँ भाग 3 लिखा हूँ तो डीपीएसपी भाग 4 में है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ 12 से 35 लिखा हूँ तो डीपीएसपी 36 से 51 तक दिया गया है, 36 से 51 तक है। यहाँ नकारात्मक लिखा हूँ तो डीपीएसपी जो है वो सकारात्मक है। सब खोल के आप वीडियो पढ़ लीजिएगा, मैं सब कुछ बता दिया हूँ। और ये सरकार को कुछ करने के लिए कहता है, कुछ करने के लिए कहता है ताकि जन कल्याण की बात हो सके, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य कैसे हो सकते हैं, देश की सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, जन जन की विकास कैसे हो सकता है, समाज के पिछड़े दलित जो लोग हैं उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा सकता है। इन तमाम सारे कार्यों की जिम्मेदारी हमारे देश की संविधान में देश के सरकार को डीपीएसपी में दिया गया है कि अपने क्षमता के अनुसार भैया काम करते रहना। फिर अगली बात हम लोग देखते हैं एफडी के बारे में, यही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एफडी जो है फंडामेंटल ड्यूटी, अगर भाग की बात करें तो 4 में संशोधन करके 4 क ला दिया गया। और अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की, तो 51 में संशोधन करके 51 क ला दिया गया। यह है हमारा मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर के स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने अपने 42वें संविधान संशोधन के तहत देश के संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख करवाया था। आगे चल करके 86वें संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो हमारे देश के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। और इस क्लास को डिटेल में देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपी SSC पेट स्पेशल टारगेट बैच जो करके प्लेलिस्ट बना उसमें जाइएगा, उसमें मूल कर्तव्य का आपको चैप्टर मिलेगा। वहां सारी मुद्दों पे मैं बिल्कुल ही मौलिक तरीके से बातचीत किया हूँ। अगले देश के संविधान की विशेषता पे मैं बातचीत करता हूँ, वह है पंथ निरपेक्षता। तो देखते हैं क्या है अगली विशेषताओं में पंथ निरपेक्षता का मतलब। तो जनरली देखा जाए पंथ निरपेक्षता शब्द को समझना बहुत ही थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर पंथ निरपेक्षता को लोग धर्म निरपेक्षता समझते हैं, तो याद रखिएगा धर्म निरपेक्षता कहना थोड़ा गलत होगा, वो उचित नहीं होगा, थोड़ा गलत होगा। तो क्या है पंथ निरपेक्षता का मतलब, समझिए उन बातों को। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पंथ निरपेक्षता, यहाँ हम लिख देते हैं अगली विशेषता जो हमारी है वह है पंथ निरपेक्षता। जरा इसको देख लेते हैं, देखते हैं। पंथ निरपेक्षता जो शब्द है ये याद रखिए हमारे संविधान में था नहीं पहले, इसको 42वें संशोधन के द्वारा लाया गया है 1976 में। और ये 42वें संशोधन 1976 के दौरान पंथ निरपेक्षता को लाया गया। और हम देखेंगे अगर जो हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन किया गया उसी समय इस शब्द को ला करके जोड़ा गया। उसी समय समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द लाए गए थे 42वें संशोधन में। इस पंथ निरपेक्षता को लाया गया। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि भारत जो देश है, चाहे आप अनुच्छेद 14 पढ़िए, चाहे आप अनुच्छेद 19 पढ़िए, चाहे आप अनुच्छेद 25 पढ़िए, 26 पढ़िए, 27 पढ़िए, 28 पढ़िए, ये सारे अनुच्छेद पंथ निरपेक्षता को इंगित एक तरह से करते हैं। भारत में समानता, समरसता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, धर्म की आजादी, बोलने अभिव्यक्ति करने की आजादी, जितनी सारी चीजें दे रही है
ये सारी पंथ निरपेक्षता के तहत हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म कोई मजहब नहीं होगा। राज्य इन मुद्दों से स्वतंत्र है, राज्य इन मुद्दों से स्वतंत्र है। राज्य का अपना न तो कोई धर्म है, कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी धर्म को बढ़ाने के लिए कानून नहीं बना सकता है, किसी धर्म को हतोत्साहित करने के लिए कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि राज्य के निगाह में सब कोई बराबर है, सब कोई समान है, किसी के साथ भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। और इसको एक भाषा में अगर समझा जाए तो हम इसको धर्मनिरपेक्ष, जो लोग अक्सर कहते हैं, नहीं कहना चाहिए धर्मनिरपेक्ष, हम लोगों को पंथ निरपेक्ष ही कहना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम पुरुषार्थ की अवधारणा को ध्यान में रखते हैं तो पुरुषार्थ की अवधारणा में लिखा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है भारत की धरती पर कर्म से लेते हैं हम लोग। धर्म का मतलब कर्म होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं। धर्म का मतलब कम हम अपना धर्म कर रहे हैं, हम अपना धर्म कर रहे हैं कि हम अपना यानी कर्म कर रहे हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो मेरे पास क्षमता है उसको मैं बताने की पूरी जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म है, मतलब मेरा कर्म है। लोग कहते हैं भैया देखो मेरा तो ये धर्म है, मैं लोगों को समाज सेवा करता हूँ, ये मेरा धर्म है। अरे कौन धर्म है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन है? कुछ नहीं है। समाज सेवा कर रहे हैं, उनका कर्म है, कर्म ही धर्म है उनका, यानी धर्म का शाब्दिक अर्थ कर्म से होता है। आप अपना कर्म करिए, जितना काम करेंगे उस काम के हिसाब से आप क्या करिए, आय को अर्जन करिए, यानी पैसा कमाइए, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मत दीजिए, और जितना पैसा कमाइए उस पैसे को आप सही जगह पे खर्च करिए, यानी कि काम का मतलब यहाँ है उपभोग से, सही जगह पे काम करिए, यानी आप काम अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करिए, जवाबदेहिता रखिए, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब ध्यान में रख करके अगर आप अपने कर्म को कर रहे हैं, जितने पैसे को पा रहे हैं पैसा को अनायास तरीके से नहीं खर्च कर रहे हैं कि थोड़ा गए इधर खाना खा के घूम रहे, पिज्जा बर्गर मिला जबरन खा रहे हैं, कोई बेचारा खाने बगैर मर रहा, ऐसा ना करें। या जोश जुनून में आके भावनाओं में आके लाखों लाखों रुपया दूसरे के नाम पे उड़ाते गए, ऐसा ना करें। यानी कि अवैतनिक खर्च को रोक दें, काम को करें, अवैतनिक खर्च को रोकें, सॉरी काम के बदले पैसे को लें और अवैतनिक खर्च को रोकें। तो किसी मंदिर में जाके घंटी बजाने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, यहीं आपको मोक्ष मिल जाएगा। इतने काम करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ देखिएगा, अगर भारत को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं तो धर्म पर निरपेक्ष लिखते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्म हो जाएगा। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? विहीन हो जाएगा, यानी कि भारत देश के हर लोग हो जाएंगे कर्म विहीन आदमी। यानी संविधान कभी भी आदमी को कामचोर नहीं बना सकता। अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करें तो पंथ लिख लीजिएगा, निरपेक्ष लिख लीजिएगा। पंथ का मतलब होता है एक तरह से संप्रदाय के लोग होते हैं, और निरपेक्ष का मतलब होता है विहीन, यानी कि भारत देश जो है वो संप्रदाय विहीन है। मतलब भारत का न तो कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई मजहब है। किसी एंगल से भारत देश किसी को नहीं देखेगा। ये मेरे देश के संविधान की अगली विशेषता है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर हम देश के अगले संविधान की विशेषता में ले चलते हैं। सार्वभौम मताधिकार की बात किया है, इस बात को आप लिख लीजिएगा, मैं इसे इरेज करता हूँ। सार्वभौम मताधिकार का क्या मतलब है, जरा इन मुद्दों को भी बड़े बेसब्री से आप समझने की कोशिश करिएगा। इन मुद्दों को भी समझने की कोशिश करिएगा। आदमी जब पैदा होता है तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा तो कानून के नजर में अगर देखा जाए तो बड़ा किसको माना जाता है, यानी कि वयस्क किसको माना जाता है। तो कानून के निगाह में वयस्क जो माना जाता था पहले 21 वर्ष के आदमी जो थे, 21 वर्ष का व्यक्ति वयस्क माना जाता था। लेकिन आगे चल करके 1989 का घटना है हमारे देश में। 1989 का घटना है, 61वां संविधान संशोधन किया गया। ये संशोधन 1989 के आसपास किया गया है। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, 21 वर्ष से समय सीमा को घटा दिया गया और घटा करके 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 18 वर्ष निर्धारित किया गया, यानी कि देश के वयस्क लोग आज जो होंगे वो 18 वर्ष के लोगों को वयस्क माना जाता है आज के डेट में। और वयस्क व्यक्ति सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग करता है। अगर वयस्क है तो किसी जाति, किसी धर्म, किसी एंगल, किसी मजहब के आधार पर उसके वोट के अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। वोट देने का अधिकार उसके पास है, उसकी राजनीतिक अधिकार है, और राजनीतिक अधिकार को फंडामेंटल राइट में रखा गया है। कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो कह देगा कि तुम
तुम गरीब हो, तुम दलित हो, तुम वोट नहीं डालोगे, या तुम वोट डालोगे तो तुम्हारे वोट की गणना नहीं किया जाएगा, या तुम वोट डालोगे तो तुम्हारे वोट को जीरो मान लिया जाएगा। ऐसा किसी के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि मेरे संविधान की विशेषताओं की एक विशेषता ने उसको ऐसा अधिकार दे रखा है, और वो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। स्वतंत्र निकाय को जरा समझिएगा। स्वतंत्र निकाय को सीधे सीधे समझ लीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं ये सारे के सारे जोन स्वतंत्र निकाय क्षेत्रों से आते हैं। आपातकालीन प्रावधान को अगर समझना है तो आपातकालीन प्रावधान स्पेशल मैं चैप्टर लेके आऊंगा तो वहां बताऊंगा आपातकाल के बारे में आपको। और वैसे देख लेते हैं आपातकालीन प्रावधान जो मेरे देश के संविधान की अगली विशेषता है। तो हमारे देश में जो इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगते हैं, वो 3 तरह से लगते हैं। एक लगता है राष्ट्रीय आपात, एक लगता है राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात जिसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 352 में है। ये सब बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर में, यहाँ बस विशेषता बता रहा हूँ। दूसरा जो है वो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है जिसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा जो है वो है वित्तीय आपात जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 में किया गया है, 360 में किया गया है। यानी कि हमारे देश आपातकाल जो है, हम लोगों का आपातकालीन जो प्रावधान किए गए हैं, इस आपातकाल को मैं स्पेशल आपको पढ़ाने आऊंगा। 352 में आपको राष्ट्रीय आपात में पढ़ाऊंगा, 356 में आपको राष्ट्रपति शासन बताऊंगा, और 360 कर लीजिएगा, 360 में आपको मैं वित्तीय आपात के बारे में बताऊंगा। ये आपातकालीन शक्ति मेरे देश के संविधान की एक अगली विशेषता के रूप में दिखाई देती है। फिर मैं चलता हूं आपको विशेषताओं में एक और विशेषता बताने, जो दुनिया के पूरे संविधान में भारत जैसे देश के संविधान की एक अनोखी विशेषता है, और वो अनोखी विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार की विशेषता। भारत जैसे देश में एक अनोखी विशेषता को और हम लोग देखते हैं, वो अनोखी विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार की विशेषता। तो समझ लेते हैं क्या है ये व्यवस्था। दुनिया के सारे संविधान को खोल दीजिए आप, दुनिया के संविधान को खोल दीजिए आप, तो दुनिया के संविधान में जो सरकार मिलेंगे वो एक या तो मिलेगा केंद्र में मिलेगा, एक केंद्र में मिलेगा और एक मिलेगा राज्य में मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं, मैं भारत के संविधान को अगर खोलता हूं, मैं अगर भारत के संविधान को खोलता हूं तो एक इसका अलग अंदाज है, और वो है यहाँ पर भी पहले 2 ही अंदाज चल रहे थे। एक केंद्र सरकार था और एक राज्य सरकार थे। लेकिन 73वां और 74वें संशोधन ने 73वें और 74वें संशोधन जो 1992 में हुआ था, इस संशोधन ने देश की सरकार व्यवस्था में एक नया आयाम जोड़ दिया, और वो आयाम था स्थानीय स्वशासन। तो इसी के द्वारा 73वें 74वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ के लाया गया है। तो मेरे देश के संविधान की जो अगली विशेषता उत्तरी स्तरीय सरकार है, यानी भारत के सरकार संविधान को खोलते हैं तो एक केंद्र सरकार हमको मिलेगा, एक हमको मिलेगा केंद्र सरकार जो शीर्ष में बैठा रहेगा, उसके नीचे मिलेगा राज्य सरकार और उसके नीचे मिलेगा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे भी, इसको हम लोग पढ़ेंगे जहाँ हम लोग नगर पालिका, ग्राम पंचायत और नगर पालिका से संबंधित सारी मुद्दों पे करेंगे बातचीत। तो इतनी सारी बातों को आप याद रखिएगा। ये सारा मेरे देश के संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आते रहते हैं। इतनी सारी बातों को याद रखिएगा। परीक्षा के नजर से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे मेरा गुजारिश होगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो एकदम दबाते चलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग पे की मुझे जरूरत है, और आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा तो मैं निरंतर प्रयास करूंगा। और दावे के साथ कह रहा हूँ कि YouTube चैनल पर जिन तथ्यों का बौछार करूंगा वो आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।
तो वीडियो के साथ आप लगे रहिएगा, सारी काम को करते चलिए, नोटबुक साथ साथ बनाते चलिए, और किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या मेरे वीडियो में पहले स्तर पे मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ नंबर होगा, वहां से आप बात भी कर सकते हैं, जो भी समस्या होंगी पढ़ाई से संबंधित। बाकी मैं मिलता हूँ अपने अगले क्लास में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।